नमस्कार। आज हम सब पाठ पढ़ेंगे आत्मकथ्य, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी हैं। कामायनी उनकी श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। जो यह पाठ है आत्मकथ्य, ये उस समय लिखा गया जब हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका निकलती थी और आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था हंस पत्रिका में। तो प्रसाद जी के दोस्तों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो उस समय उनका मन नहीं था, वो असहमति दिखा रहे थे, लेकिन दोस्तों के आग्रह से उन्होंने कविता लिख ही डाली। लेकिन उसमें भी उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह इतनी महान आत्मकथा नहीं है कि जिससे लोग वाह वाह करेंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो यह कविता एक तरफ तो कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, यानी उन्होंने सच्चाई को माना है, और दूसरी तरफ कवि की विनम्रता, यानी इतने बड़े कवि होने के बावजूद भी वह विनम्र थे। तो आइए पढ़ते हैं कविता आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो आज कितनी आज घनी। तो कवि कहते हैं मधुप मतलब भौरा, कह रहे हैं कि आज ये जैसे भौरा नहीं गुनगुनाता, तो कल्पना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि कौन ये अपनी कहानी कह रहा है। फिर कह रहे हैं मुरझा कर गिर रही पत्तियां, कह रहे हैं कि देखो ये जो पत्तियां हैं कैसे मुरझा मुरझा करके गिर रही हैं, यानी कि कह रहे हैं कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हो रही। इस धरती पर लोग आते हैं, मृत्यु होती है, तो कह रहे हैं जीवन मरण का यह चक्र चलता रहता है। आगे कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। वे कहते हैं धरती वही है, अंबर नीला आकाश वही है, लेकिन कितने ही इतिहास आए, बने और बिगड़े, चले गए। तो कह रहे यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो वे इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब कितने इतिहास आए और चले गए, तो कह रहे हैं इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, संसार तो चंचल है, और उस पर भी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, अपनी कमी तो कोई कहना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं तब भी कहते हैं हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कह रहे हैं जब सब कमी निकालते हैं उस पर भी तुम कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं। तो कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा। कह रहे हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रही थी। बोले तुम सुनकर तो सुख पाओगे, लेकिन तुम हमारी कहानी में देखोगे कि हमारी जो गागर है, हमारा घड़ा तो बिल्कुल खाली है, यानी कि हमारे जीवन में सुख और प्रसन्नता तो है ही नहीं। यानी इतना श्रेष्ठ कवि होने के बावजूद भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो खालीपन था। आगे कवि कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने ही भरने वाले। कवि कहते हैं उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है, जैसे सपना नहीं होता टूट जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो जाता है। फिर कहते हैं यह विडंबना अपनी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वह कहते हैं ये कैसी एक विडंबना है कि जो सरल रहा होगा या उनका जो प्रेम है, कहते हैं कि मैं कहूँ तो कैसे, अगर बात भी कहता हूँ अपनी, अगर मेरी कोई कमज़ोरी उसका बखान करूँगा ना तो मेरी जग हंसाई हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊँ मैं। वे कहते हैं कि ये इससे तो जो मेरी छला गया हूँ मैं जो, तो कह रहे हैं कि मैं कहानी कैसे सुनाऊँ। क्योंकि अगर दिखाऊँगा तो वही हंसी उड़ेगी। आगे कहते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। वे कहते हैं उन कहानियों को मैं कैसे सुनाऊं जो मेरे साथ मधुर चांदनी रातों में बीती, अरे खिलखिलाकर हंसते होने, जब हम खिलखिलाकर हंसते रहते थे।
फिर आगे पे कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। तो कहते हैं अगर कोई समझे भी तो मेरे जीवन में एक बार सिर्फ प्रेम आया, परंतु वह भी स्वप्न की भांति एकदम से टूट गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कहते हैं कि मेरी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते मैं वंचित हो गया। और इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा अगर बढ़ने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्ज्वल गाथा कैसे सुना सकता हूँ। यानी कि वह पूरे, जैसे पहले भी कहा कि उनका जो गागर रीति, उनकी जो गागर थी कहानी की, वह तो बिल्कुल खाली है। आगे कवि कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। इन पंक्ति में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ जो सुखद पल आए, जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगणित सपने संजोए थे, परंतु वे मात्र सपने रह गए थे। क्योंकि कह रहे हैं कि उनको वास्तविक जीवन में वह कुछ भी ना मिल सका, सपना ही रह गया। यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं, इन्होंने अपनी जो प्रेयसी है उसके सुंदर गालों की लाली की बात कही है कि वे इतने सुंदर थे मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। यानी उनकी प्रेयसी बहुत ही सुंदर थी और वे कह रहे हैं कि वे चाहते थे कि उसके साथ जीवन बीते, लेकिन इससे पहले ही वह उनके जीवन से दूर चली गई। आगे कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। वे कह रहे हैं कि जो उसकी कवि के जो जीवन बीता, तो मेरे जीवन की कथा जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी ही नहीं सुनाना चाहते। तो ये इन पंक्तियों में कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। क्योंकि वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। नहीं चाहते वे कि अपने जीवन की कथा बताएं, जो कथा ही उनकी वो व्यथा है। तो वही कह रहे हैं कि फिर से ये पंक्ति में दोहराती हूँ कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। फिर क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूँ। यानी कि वो कह रहे हैं ठीक है, और यही कारण रहा जब मेरी जो परिस्थितियां हैं, मेरा जीवन में नीरवता है, तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मैं मौन ही रह जाऊँगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और इसीलिए वे कहते हैं अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत गिरे दो, उन्हें मौन रहने दो। यानी उनका जो जीवन दुखपूर्ण बीता, तो वो सही मायने में कहा जाए उन्होंने इस कविता के माध्यम से यानी अपनी आत्मकथा नहीं लिख पाए, और बस जो कुछ भी जो उनके मन में आया, बस इन्हीं पंक्तियों में उन्होंने अपनी आत्मकथा को अभिव्यक्त किया।